हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले मेरा एक प्रश्न है कि प्रश्न किन परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहते हैं कि प्रश्न सुनकर अगर आप मौन हो जाते हैं, प्रश्न सुनकर अगर आप मौन हो जाते हैं तो परिस्थिति विकट है, किंतु प्रश्न आपको मौन कर जाते हैं तो परिस्थिति गंभीर है। किंतु मौन अगर असंख्य प्रश्नों को उठाता है तो परिस्थिति सभी को स्तब्ध कर देने वाली होती है। तो सोचिए, रामायण पढ़ने के बाद पाठकों के मन में सीता जी के दृष्टिकोण से या परिप्रेक्ष्य से अगर कुछ प्रश्न उठे होंगे और उन्हें उनका जवाब नहीं मिला होगा, उत्तर नहीं मिला होगा, तो क्या वह मौन सीता की रामायण कहलाएगी? तो आइए, प्रगति बच्चावत जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम इस मौन को तोड़ते हुए साक्षात्कार का अनुभव करते हैं। चेंज करना है? ना, आई एम गुड। वेलकम प्रगति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले सभी को बताना चाहूंगी, बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं। प्रताप सिंह जी मेहता है जिन्होंने मुझे प्रेरित किया सबसे पहले कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ लिख सकती हूँ। तो उनकी लिखी किताब मैंने अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित की है। अंग्रेजी किताब थी गन्स एंड ग्लोरीज और उसका हिंदी रूपांतरण है पराक्रम और परंपरा। उसके बाद में यहाँ रिपल, अच्छा, तो पोएट्स ऑफ मुंबई से मैंने अपना पहला ओपन माइक शुरू किया था। और आज ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरी पहली किताब, उसकी भी बुक रीडिंग रिपल के यहाँ और पोएट्स ऑफ मुंबई से हो रही है। और शीतल हैं, सौविक हैं, स्वप्ने लगे ऋचा, बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आशुतोष जी, राइट, आशुतोष जी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं और ये मौका हमें मिला है। और मैं आई गेस 1-1.5 साल पहले आपसे मिला था और तब हमारा पहला साक्षात्कार हुआ था, लेकिन तब ये नहीं पता था कि ये मौका मुझे इतने जल्दी मिलेगा कि मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू करूंगा। सो वी आर लकी टू हैव यू। पर आपका साक्षात्कार शुरू हो उसके पहले मैं चाहता हूँ आपका इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस से मैं थोड़ा करवा दूं कि उन्हें पता हो कि आज हमारे बीच है कौन। तो प्रगति जी का जन्म हिंगोली महाराष्ट्र में हुआ था 1996 में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने इंग्लिश लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बीए की डिग्री ली। फिर 2016 में आपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन मराठी मीडियम में भी बीए की डिग्री ली। आप लेखक, कवियत्री, स्टोरी टेलर तो है ही, साथ में एक इमोशनल हीलर भी हैं। आई गेस ये मिलेनियल और जेनजीज को इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो अलग अलग एंथोलॉजीज में आपकी टोटल 21 पोएम्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें 1111 पोएम्स इन अ बुक बाय लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी शामिल है। एक बार जोरदार तालियां। जैसा कि आपने बताया कि गन्स एंड ग्लोरीज बुक का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी आपने किया है, और आज मौन सीता की रामायण ये आपकी फर्स्ट सेल्फ पब्लिश बुक है। जी हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पोएट्स ऑफ मुंबई में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहला सवाल जी। कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, लेकिन ये जो स्क्रीन है और ये जो स्क्रीन है, कि एक राइटर और एक कवि के रूप में आपने पहली कविता कब लिखी थी और वहां से ये मौन सीता की रामायण तक का सफर, इसके बारे में कुछ बताइए। ये सवाल मुझे बहुत पीछे ले जाता है, बहुत पीछे ले जाता है। तो सबसे पहली कविता लिखी थी जब मैं 8 साल की थी, और वो कविता सुनाई थी गोरैया को। अच्छा, क्या बात है। को, क्योंकि लगा था कि जो लिख रही हूँ वो कोई इंसान नहीं समझ पाएगा। और कविता लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे स्कूल के लाइब्रेरी में एक कोट था, वहां से मिली। वो किसने लिखा था कोट अभी याद नहीं है। कोट ऐसा था कि
सबसे पहली कविता का जन्म या तो पीड़ा से होता है, या प्रेम से होता है, या सत्य की खोज से होता है। क्या बात है। तो मुझे लगा अब सही समय है। पीड़ा जिस तरह की है, ये तो 8 साल की उम्र में शायद वो पीड़ा बहुत बड़ी थी, तो इसको उतार दिया जाए पन्नों पर। तो वो उतार दी पन्नों पर, फाड़ कर भी फेंक दी, और ऐसी कई सारे विचार, कई सारी पीड़ाएं लिखती रही, फाड़ कर फेंकती रही। तो उम्र के 8वें साल से 18वें साल तक लिखा और फाड़ा और फेंका। उसके बाद में म्यूजिक पर ज्यादा फोकस किया, फिर शादी हो गई। फिर शादी के बाद ऐसे लगा कि बच्चों को भी म्यूजिक सिखाना चाहिए। बच्चों के साथ म्यूजिक सीखना फिर से स्टार्ट किया। और उसके बाद में 2016 में मेरे गुरुजी ने कहा कि जब आप सीख ही रहे हैं तो बीए कंप्लीट कर लीजिए। तो 2016 में बीए कंप्लीट किया म्यूजिक में। कोविड आया। कोविड में प्रताप अंकल ने मुझे एक मौका दिया कि मैं कुछ लिखने की तरफ फिर से अपने कदम बढ़ा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्हें लगा कि मैं हिंदी में उनकी किताब का रूपांतरण योग्य तरीके से कर पाऊंगी। मुझे 1.25 साल लगा, मैंने किया। वो किताब छप गई है और शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन फिर वो जो नदी का बांध रुका हुआ था वो फिर से शुरू हो गया। और करीब 24 साल बाद मैंने फिर से लिखने की शुरुआत की। मौन सीता की रामायण, ये जो यहाँ रखी हुई है किताब, इसकी पहली कविता 4 साल पहले लिखी थी और 3 साल लग गए। 19 कविताएं लिखी, 18 कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर को जिया है पहले और उसके बाद लिखा है। तो ये सफर सिर्फ लिखने का नहीं था, ये सफर जीने का भी था। छोटी छोटी कविताएं, अब चूंकि 24 साल वो नदी को बंद रखा था तो नदी बहनी तो थी। तो लोग बोलते हैं राइटर्स ब्लॉक, 2 महीना हो गया कुछ लिखा नहीं, 2.5 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। मेरे लिए राइटर्स ब्लॉक 2 दिन का होने लग गया था। और कभी कभी ऐसा होता था कि एक दिन में 6 कविताएं लिख रही हूँ, 10 कविताएं लिख रही हूँ और मुझे लगता था मैं पागल तो नहीं हो गई, मैं इतना क्यों लिख रही हूँ। सबसे बड़ा सपोर्ट रहा मेरे जीवन साथी का, जितेंद्र का। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि रात में 3 बजे उठ के क्या कर रही है, 4 बजे ये क्यों कर रही है। उन्होंने समझा कि ये बांध अब टूटा है तो नदी तो बहेगी। तो बस ये सफर रहा मौन सीता की रामायण का। और जो पहली कविता गोरैया को सुनाई थी, जो उड़ रही है अभी भी, वहां से यहाँ मौन सीता की रामायण तक आए हैं। तो मौन सीता की रामायण का ये सफर रहा है जी। एक बार जोरदार तालियां के लिए। बहुत ही बेहतरीन सफर रहा आपका। और इस सफर के साथ एक बात और जरूर बोलना चाहूंगा कि आप जितने प्यारे तरीके से बात करती हैं या बोलती, मतलब आई गेस इमोशनल हीलिंग तो ऐसे ही आपका फर्स्ट स्टेप हो ही जाता होगा। मतलब यहाँ बैठे बैठे इतना अच्छा लग रहा है कि बस आप बोलते जाइए, हम सुनते जाएंगे। आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, इट इज टू गुड। शुक्रिया। तो मौन सीता के राम, जैसे आप कैरेक्टर्स के बारे में बोल रहे थे कि जितने भी कैरेक्टर्स, अब रामायण की अगर हम बात करें तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उनमें से किन कैरेक्टर्स को ही लेना चाहिए या किन कैरेक्टर्स के बारे में इस कविता में लिखना, इस कविता संग्रह में लिखना सही रहेगा, ये आपके दिमाग में कैसे और वो आपने कैसे सिलेक्ट किया? शायद जॉन केट्स ने कहा था that you don't write a poem writes you. I didn't choose the characters chose me. I was a channel. ये वहां से आती है इच्छा कि तुमको बस लिखना है। अब जब जैसे मैंने आपको बोला कि एक दिन में अगर मैं 6 कविताएं लिख रही हूँ तो मुझे कभी लगता है कि ये मैं हूँ ही नहीं जो लिख रही हूँ, ये कोई और है जो मैं बस आई एम जस्ट द मीडियम टू राइट। सो यस, कैरेक्टर्स चोज मी and I had just written about those characters. कई बार ऐसे हुआ कि बस अब इससे ज्यादा नहीं लिख सकती, ये कैरेक्टर्स ऑलरेडी लिखकर हो चुके हैं। क्योंकि कई बार ऐसे हुआ कि कोई कैरेक्टर जीना पहले 2 दिन 3 दिन सोचो, हर चीज अनुभव करो उस कैरेक्टर ने जो जिया है, और फिर आंसुओं का सैलाब आए, आप उसमें से उबर नहीं पाओ, फिर उबरने में और 2-3 दिन लग जाए, फिर लगा नहीं अब नहीं। लेकिन आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे आसपास इतने प्यारे लोग हैं
जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि ये नहीं लिखोगी तो रामायण तो पूरी हो ही नहीं सकती। तो सबसे लास्ट का जो कैरेक्टर लिखा था वो था रावण। उसके लिए मेरे पति जितेंद्र ने कहा कि रावण नहीं लिखा तो रामायण कैसी। पूर्ण नहीं होगी। रावण लिखना सबसे मुश्किल काम था। सही। और शबरी तो अच्छा। बस ऐसे लिखती गई और 18 कैरेक्टर्स लिखे। 19वीं जो कविता मैं बोल रही हूँ वो सबसे पहले मैंने लिखी थी 1988 में। ओह। तब 1987 में सबसे पहले रामानंद सागर का रामायण सीरियल चालू हुआ था। गांव में थे। गांव में ऐसे था कि पूरी गली मोहल्ले में एक टीवी रहेगा, जिसके घर में रहेगा आप उसके घर जाके देख लो। रामायण की कथाएं होती थी। जब वो रामायण देखा तो इतने सवाल थे दिमाग में, इतने सवाल थे। और एक 7-8 साल की बच्ची को कोई क्या जवाब देगा, इतने ये क्यों किया, अग्नि परीक्षा की जरूरत क्या थी। मेरा सबसे पहला सवाल था, जिनके घर में देखने जाती थी उनको बाई कहती थी मैं, कि मैंने बाई को पूछा कि ठीक है अग्नि परीक्षा दे दी, उनसे प्रमाण मांगा, वो धरती में समा गई, फिर रामायण में ये क्यों नहीं दिखाया कि धोबी को सजा हुई है। धोबी की सजा भी तो उतनी जरूरी है, लेकिन कभी मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला नहीं। तो ये तब मैंने लिखी थी प्रश्न, वो कविता यहाँ पर सबसे पहली कविता वही है। तो टाइटल पे कैसे आई आप, मौन सीता की रामायण? रामायण के किरदार एक तरफ, टाइटल अपने आप में कहानी है जी। उसके बारे में टाइटल ये नहीं रखना था मुझे, मैंने टाइटल रखा था सीतायन। अच्छा। पब्लिशर से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप सीतायन नहीं रख सकते, क्योंकि सीतायन नाम से एक और किताब है ऑलरेडी और कॉपीराइट इश्यूज आएंगे। तब बहुत सोचा सीता की मौन रामायण, लेकिन मैंने बोला रामायण मौन हुई तो रामायण कैसी। फिर मैंने सोचा कोई और कैरेक्टर लूं, कौशल्या, कैकेयी, उर्मिला। लेकिन मैंने सोचा माता सीता इतना वाइडली एक्सेप्टेड कैरेक्टर है और हम इतने जल्दी रिलेट कर पाते हैं, तो मुझे सीता तो रखना ही है। फिर मेरे बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की कि मम्मी आप सर्च इंजन में आप ये लिखो, कोई टाइप करेगा तो ये पहले आएगा, वो पहले आएगा। तो बहुत दिन सोचा बच्चों के साथ में, जितेंद्र के साथ में, बाई के साथ में, तब मैं मौन सीता के रामायण पर आई। सो टेक्नोलॉजी, टेक्निकलिटी और इमोशंस का परिपूर्ण समागम है इसमें, क्या बात है। सो तो सर्च इंजन की टेक्निकलिटी एक जैसा रूप है, वैसे ही अपनी हिंदी साहित्य की में भी टेक्निकलिटीज जैसी होती हैं, और जो हिंदी में लिखते हैं या पढ़ते हैं वो इससे हमेशा ही इसमें जानना चाहेंगे। जैसे हिंदी में 9 रस हैं और आपके 18-19 कैरेक्टर्स, तो उन कैरेक्टर्स और वो 9 रस, इनको आपने कैसे एक साथ किया है? रामायण के कैरेक्टर्स देखो तो अगर हर कैरेक्टर को उठाया जाए, अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर स्मिता ने कहा दैट डेडिकेशन इज डेडिकेटेड टू डेडिकेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, ब्यूटीफुल थॉट। तो जब मैंने हनुमान जी का कैरेक्टर लिया, मुझे ऐसे लगा मैं क्या लिखूं इस कैरेक्टर के बारे में। बल है, बुद्धि है, अभी तक चिरंजीवी हैं, अभी तक इस संसार में है। सबसे बड़ी चीज है डेडिकेशन है उनका। अच्छा, अब मैंने हर रस को वीर रस से जोड़ा है, क्योंकि मेरे ख्याल से रोना भी वीर रस है, डेडिकेशन भी वीर रस है। अपने आप को इस कदर डेडिकेट कर देना कि मेरे प्रभु ने बोला कि मैं तो मोक्ष जा रहा हूँ, लेकिन इस संसार में तुमको रहना है मानव जाति के लिए। त्रेता युग से कलयुग तक वो अब तक है। कितनी वीरता है, कितना साहस है कि मुझे मेरे प्रभु के बिना रहना है, सबकी सहायता करनी। वैसे ही मांडवी, लोगों को पता ही नहीं है मांडवी कौन है। मांडवी भरत की पत्नी थी। लेकिन मैंने जो कविता लिखी है वो ये है कि गुमनामी में जीना है। पूरे महाकाव्य में उनके बारे में आधा पैराग्राफ है लिखा हुआ। उस गुमनामी में सिर्फ एक कैरेक्टर के नाम भर के लिए जीना बहुत साहसी चीज है। उर्मिला, अगर ये रस में उर्मिला का देखूं तो अगेन डेडिकेशन, करुणा, कि 14 साल का वरदान उन्होंने मांगा था निद्रा देवी से कि मेरे पति रहेंगे और मुझे तब सोना है, तो आप उनकी निद्रा आप मुझे दे दीजिए। जानती थी वो कि विरह सहना कितना मुश्किल है, लेकिन ये साहस, ये वीरता,
ये सारे रसों को मैंने सोचा कि हर रस वीर रस की तरफ जाता है, तो इस तरह मैंने सारे कैरेक्टर्स को चूज किया है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे अमूमन एक कविता का प्रारूप होता है तुकांत, वो आपकी कविता में नहीं, और आपकी कविता प्रश्नात्मक है, और साथ ही आपकी कविताओं में उपमा अलंकार का परिपूर्ण उपयोग है। तो ये इस विशेष शैली के पीछे कोई राज है, या आपका पसंद है, या क्या है, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। मैं अभी आते आते मेरे पति से वही बात कर रही थी कि बहुत से लोग सोचते हैं कि सबसे पहली पहचान हाउसवाइफ है, गृहिणी है। अब आजकल गृहिणियाँ जो लिखती हैं या जो नए नए राइटर्स लिखते हैं, सब तुकांत में लिखते हैं। कई कविताओं में मैंने देखा कि कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ तुक जोड़ने के लिए जाएगा, आएगा, रहेगा, चलेगा, बस ये सारी कविता है। तो मैंने सोचा एक तो ये स्टीरियोटाइप ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब आप किसी कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हैं, आपको कोई स्टोरी बतानी है, या ऑल्सो गोइंग टू एक कथाकारिता का रूप देना है, तो इसको मैं तुकांत में तो लिख ही नहीं सकती। मंदोदरी लिखी, उसमें कहीं कहीं तुकांत है। मंदोदरी लिखने के बाद मुझे खुद ही को लगा कि मुझे ही एडिट करनी है, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो रहा है, मैं खुद ही पढ़ते पढ़ते बोर हो रही हूँ, तो लोग क्या पढ़ेंगे इसको। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो मैंने प्रोज एंड पोएट्री मिक्स करके और लिखा, ताकि एक कथाकारिता का स्वरूप भी आए, कविता का स्वरूप भी आए, इमोशंस भी आए, और मैं एक कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने ये शैली ली। मुझे ये नहीं पता था कि इस शैली को भी कुछ बोला जाता है। परसों एक लाइव पर गई थी अभिषेक जी शुक्ला की, उन्होंने बोला था कि इस शैली को चंपू कहते हैं। चंपू, क्या बात है, ये हमारे लिए भी एक सीखने के नया मिल गया कि चंपू। तो इसलिए मैं टेक्निकलिटीज में जितना जाएंगे, हिंदी रीडर्स, हिंदी राइटर्स, उनको भी बहुत कुछ सीखने से मिलेगा। पर थोड़ा सा अपन आपकी पुस्तक पे वापस आते हैं, मौन सीता की रामायण। उसमें जैसे मैंने कहा कि आपकी प्रश्नात्मक है काफी हद तक। एक प्रश्न आपने उठाया है कि सीता जी को नायिका नहीं समझा जाता, पर जैसे कि हम जानते हैं कि सीता बिना राम जी भी पूर्ण नहीं होते, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये इसको कैसे जोड़ेंगी आप? सियावर रामचंद्र की जय, सही बात है। हम माला क्या फेरते हैं? राम 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 राम। किसी ने माला फेरी है सीता 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 सीता, कौशल्या कौशल्या? नहीं फेरी किसी ने। सीता जी का, राम जी त्रेता युग में विष्णु का अवतार लेकर आए हैं, और सीता जी आदिशक्ति का स्वरूप लेकर आई हैं। आदिशक्ति के बहुत मंदिर हैं, आदिशक्ति अकेली पूजनीय है। सीता जी अकेली पूजनीय क्यों नहीं? उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी, वो धरती में समा गई, हर बार हर प्रश्न पर खरी उतरी वो। इसीलिए, और इतना होने के बावजूद भी उनकी ये सारी क्वालिटीज को नजरअंदाज कर दिया गया, ऐसे मुझे लगता है, ऐसे मुझे लगता है। आई एम सॉरी। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर सीता नायिका होती तो सीतायन जरूर होता। ये रामायण इसलिए क्योंकि राम जी नायक है, राम जी के प्रति पूरी श्रद्धा है। ऐसे महान पुरुष त्रेता युग में एक ही हो सकते थे, और आज तक हुए नहीं है, हो सकते नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन सीता जी नहीं होती तो राम जी भी नहीं होते। ये तो सही बात है, बिल्कुल। तो मुझे ऐसे लगा कि जिन्होंने रामायण रचा है, एक बार तो सीता के बारे में सोचा होता और सीतायन भी रच देते, तो लगता है कि हम उस समाज में रह रहे हैं जहाँ राम जी और सीता जी, जहाँ हम साथ में पूछते हैं, वहाँ रखते भी साथ में। ठीक है, पर अगर सही गलत की बात छोड़ भी दे कि जिनने लिखा उनने किस परिप्रेक्ष्य से लिखा या आज क्या, इसमें सही गलत अगर हम फिर भी एक बाजू रखें, तो भी धार्मिक विषयों पर जब भी काव्य होता है तो उसमें ठीक है, अगर हम सीता जी को नायिका नहीं रखा गया ये प्रश्न उठाते, बट अगर खलनायिका को, जो यूजुअली नेगेटिव होता है, उसको अगर हम पॉजिटिव चित्रण करते हैं, या ये भी हो सकता है कि पाठकों के मन में कभी कविताएं पढ़ने के बाद उनका जो प्रवाह है वो आपने जिस पद्धति से लिखा तो उस प्रवाह से विपरीत हो जाए, तो
आप उनका मतलब उनके लिए क्या कहना चाहेंगी या उनका समाधान कैसे करेंगी? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन से नेगेटिव कैरेक्टर्स के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं मौन सीता के रामायण के? ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टर्स मैं उन्हें कह रहा हूँ जो हम समाज में इन जनरल जिनको नेगेटिव माना जाता है। इसमें मेरा इनका किसी एक का नहीं, बट जैसे रावण में कुछ अच्छाइयाँ थी तो कुछ बुराइयां भी थी, फिर उनकी बहन शूर्पणखा, तो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में। जी हाँ, तो जब मैंने ये सोचा कि मैं लिखूंगी तो मैंने सोचा कि अमूमन तौर पे कौन पूजा जा रहा है इसके तरफ सभी का ध्यान है, जो नहीं पूजा जा रहा है, जिसके माथे सिर्फ दोष मढ़ा जा रहा है, जो सही भी है कुछ हद तक, लेकिन वो क्यों मढ़ा जा रहा है इस पर ध्यान नहीं है किसी का भी, या इस पर बातें ही नहीं की जा रही है। तो सबसे पहले तो नोबडी इज बॉर्न विलन। पैदा होते ही कोई खलनायक या खलनायिका नहीं बना। अगर वो खलनायिका बनी है या वो नायक या नायिका बने हैं, उसके पीछे बहुत बड़े कारण है। मैंने उन कारणों को दिखाया है। मैंने ये नहीं दिखाया है कि कैकेयी जी ने जो किया है या माता कैकेयी ने जो किया है वो सही था। माता कैकेयी की अगर आप कविता पढ़ेंगे तो अगेन मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में लिखा है कैकेयी के बारे में, यशोधरा के बारे में। उन्होंने भी वो चित्रण किया है जहाँ नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने लिखा है कैकेयी के पश्चाताप पर, कैकेयी के अनुताप पर। तो कैकेयी को अनुताप हुआ, क्यों हुआ, और अगर उन्होंने वो डिसीजन लिया उसके पीछे का क्या कारण था। एक अदना सी दासी मंथरा उनका कान क्यों भर पाई, ये मैंने इस किताब में दिखाया है। और उसको पॉजिटिव नहीं बनाया उस कैरेक्टर को, लेकिन खलनायिका बनने के पीछे का कारण दिखाया है। वही शूर्पणखा के बारे में एक किताब पढ़ी है वोल्गा जी की, सीतेची मुक्ति, मराठी में। अच्छा। उसी का इंग्लिश में भी आया है, सीताज लिबरेशन। उसमें वोल्गा ने बताया है बहुत सुंदर तरीके से कि शूर्पणखा ने जो किया वो क्यों किया। और वो पढ़कर मैं इतनी इंस्पायर हुई कि मुझे लगा कि ये मुझे इंग्लिश, वो तेलुगु की लेखिका है, कि ये मुझे हिंदी में जरूर बताना है। कि शूर्पणखा क्यों बनी शूर्पणखा। तो और अगेन रावण बहुत मुश्किल था। मुझे 1 महीना लग गया रावण लिखने में। हर बार लिखती थी, हर बार एडिट करती थी। क्योंकि जितेंद्र ने कहा था कि रावण तो लिखना ही लिखना है, मैं कई बार खुद को रावण की जगह रखा। मैं वो अहंकार नहीं जी पाई, मैं वो डोमिनेशन नहीं जी पाई, मैं वो अपहरण करने वाला वो लस्ट नहीं जी पाई। मैंने रावण के आखिरी कुछ क्षणों के बारे में लिखा है, और वहां लिखा है कि जो इंसान, जो शिव भक्त थे, इतने प्रबल शिव भक्त थे, विद्वान थे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, जब वो अंत में आ जाते हैं तब उनको क्या महसूस होता है। तो ये रावण के बारे में लिखा है। तो अगेन जैसे आपने बोला धार्मिक पुस्तक में, ये चीज ये बताना चाहूंगी कि ये पुस्तक रामायण के बारे में जरूर है, किरदारों के बारे में, लेकिन धार्मिक नहीं है। इसको धर्म से कृपया न जोड़ें। ये कैरेक्टराइजेशन है, हर कैरेक्टर की अपनी स्टोरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जब ये पुस्तक पढ़ेंगे, आज जो प्रगति जी ने बोला है, आपके भी थॉट्स अलाइन होंगे, तो उनके माइंड में जो था लिखते वक्त, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी उसका एक ग्लांस जरूर मिला होगा। क्योंकि ये विषय ऐसा है प्रगति जी कि इसमें हम जितनी देर चर्चा करें उतना वक्त कम है। पर समय की पाबंदी को देखते हुए मैं एक बस आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, और बाकी फिर पाठकों पे छोड़ता हूँ कि यहाँ पे रखी हुई पुस्तक वो आप ले सकते हैं बिल्कुल, और इन्हें पढ़िए। मैंने खुद पढ़ी है, बहुत सुंदर पुस्तक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज पे जब एक प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर हमारे मस्तिष्क में अपने आप आने लगता है। तो वो प्रश्न का जो एक दूसरा एंगल हो सकता है वो हमें इस पुस्तक में मिलता है। ये मेरा एक इस पे ऑब्जर्वेशन रहा है। पर प्रगति जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे कि आप भी एक कवियत्री हैं और कहीं ना कहीं लाइफ में आपने भी कभी कोई मौन धारण किया होगा, पर अगर राइटिंग फील्ड से मैं जानना चाहूँ कोई ऐसी चीज जिस पे अभी तक आपका मौन था, और इस प्लेटफॉर्म से अगर आप वो मौन तोड़कर हम सभी को कुछ बताना चाहेंगी तो वो क्या होगा? सारे मौन यहाँ तोड़ दिए हैं मैंने। बहुत सालों तक मौन रहा जी, बहुत सालों तक मौन रहा, क्योंकि
अगेन वही जो पहली कविता लिखते वक्त हुआ था कि कोई नहीं समझ पाएगा मेरी कविता को, वैसे ही मुझे लगा कोई नहीं समझ पाएगा मेरे मौन को, मौन क्या रहना ही बात है। ठीक है। लेकिन फिर लगा कि मौन तोड़ने की जरूरत अब आ चुकी है, क्योंकि नहीं तोड़ा मौन तो इस मौन के साथ जीना बहुत मुश्किल है। तो सारे मौन तोड़ दिए गए हैं वहाँ। तो बस आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ और कोई मैसेज, कोई किसी को एक कम? मैसेज तो अभी इतना बोल चुकी हूँ, आई थिंक सारे मैसेज कन्वेड है। लेकिन अगर समय हो मेरे पास और आप सब लोग कंफर्टेबल हो तो सीता जी के बारे में पढ़ना चाहूंगी, जो कविता मैंने लिखी है। नहीं, मैं आपको वही बोलने वाला था कि आपका अगर कोई मैसेज हो, नहीं तो फिर हम आपकी पुस्तक पे आते हैं। और मैं चाहूंगा कि आपकी एक या दो जो आपकी पसंदीदा कविताएं होंगी वो आप हमें पढ़कर सुनाइए। तो मैं एक ही पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं बहुत लंबा लिखती हूँ, तो एक कविता पढ़ते पढ़ते 7-8 मिनट निकल जाएंगे। तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो सीता पढ़ना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। इस किताब के बारे में और एक बात कहना चाहूंगी कि जी। किताब तो हो गई थी पूरी, लेकिन अगेन रिपल हैड हेल्प मी अ लॉट विद इलस्ट्रेटर। तो फाइनली आई गॉट द इलस्ट्रेटर और बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस हैं। तो So Pragati ji, I'll take my place and stage is yours. Thank you. And thank you Poets of Mumbai for giving me this opportunity. इनके साथ साक्षात्कार करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी। सबसे पहले आपसे यही पोएट्स ऑफ मुंबई में जी, मिली बिल्कुल, थी। बिल्कुल। आज बहुत खुशी हो रही है। आज ये हमेशा मेमोरेबल रहेगा मेरे लिए भी। जी मेरे लिए Thank बहुत you बहुत so much. धन्यवाद।